हाँ जी। कैसे हो सारे? सब बढ़िया। माई सेल्फ अमन अग्रवाल। और आज हम लेके आए सिक्योरिटी वैल्यूएशन का पार्ट 3 फॉर सीए फाइनल एफएम स्टूडेंट्स। सो लेट्स स्टार्ट। हमने पहले वीडियो में समझा था सिक्योरिटी वैल्यूएशन में व्हाट आर द थिंग्स वी नीड टू कवर फॉर दिस चैप्टर। पहला वाज योर वैल्यूएशन ऑफ इक्विटी, सेकंड वाज योर वैल्यूएशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, बॉन्ड्स, रोल एंड रिस्पांसिबिलिटी ऑफ वैल्यूअर, और वैल्यूएशन करते हैं व्हाट आर द पॉइंट्स टू कीप इन माइंड। फर्स्ट वीडियो में आई एक्सप्लेन यू रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है, डिस्काउंट रेट क्या होता है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है, वैल्यूएशन एंड प्राइस का डिफरेंस क्या होता है, दैट आई एक्सप्लेन यू इन पार्ट 1। इफ यू हैव नॉट वॉच इट, गो एंड वॉच द पार्ट 1 ऑफ द वीडियो, देन कम टू दिस पार्ट 3। सेकंड वीडियो में वी एक्सप्लेन यू कि वैल्यूएशन ऑफ इक्विटी शेयर्स क्या हिसाब से कर सकते हो आप। पहला है कैश फ्लो बेस्ड, फिर है डिविडेंड बेस्ड, एंड थर्ड इज माई अर्निंग बेस्ड मॉडल। हम लोग ने पहले सेकंड पार्ट में डिविडेंड बेस्ड मॉडल से स्टार्ट किया था। डिविडेंड बेस्ड मॉडल पे 3-4 अप्रोच थे, वो हमने समझा था। सिंगल फ्लो, मल्टी डायमेंशनल, ये सब हमने समझा था। एंड आई गिव यू होमवर्क कि वेरिएबल ग्रोथ निकाल के बताना। आप करके आए हो कि नहीं, ये बताओ मेरे को। नहीं करके आए हो? करके आओ, मेरे को बताओ, लेट मी नो कि कैसे हुआ है, आप सोच पाए हो कि नहीं। इफ नॉट, आई विल एक्सप्लेन यू। ठीक है? वीडियो में कुछ नहीं समझ आया तो लेट मी नो कि कहाँ पे क्या पार्ट नहीं समझ आता है, आई विल रिपीट इट अगेन। ओके, सो हमने ये पढ़ा था। टुडे व्हाट वी विल लर्न इज कि हम लोग ने ये पढ़ा था 3 मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन: डिविडेंड बेस्ड मॉडल, अर्निंग बेस्ड मॉडल, कैश फ्लो। ठीक है? डिविडेंड बेस्ड मॉडल हम लोग ने कर लिया है। आप टुडे आई विल कम टू अर्निंग बेस्ड मॉडल। ठीक है? अर्निंग बेस्ड मॉडल 3 तरह का से हो सकता है। एक हो गया गॉर्डन ग्रोथ, एक हो गया वोल्टर्स अप्रोच, एक हो गया मल्टीप्लायर्स अप्रोच। क्या क्या हो सकता है? एक हो गया गॉर्डन मॉडल, एक हो गया वोल्टर्स अप्रोच, एक हो गया मल्टीप्लायर अप्रोच। वोल्टर्स अप्रोच अपने सीए इंटर फाइनेंशियल मैनेजमेंट जब आपने पढ़ा होगा तब इट वाज कवर्ड। गॉर्डन नहीं था, एंड मल्टीप्लाई इज न्यू फॉर यू। करेक्ट? अभी मल्टीप्लायर अप्रोच क्या होता है? ये प्राइस मल्टीपल अप्रोच होता है, जैसे कि प्राइस बाय इक्विटी हो गया, प्राइस बाय बुक वैल्यू हो गया, या फिर प्राइस बाय एंटरप्राइज वैल्यू। क्या होता है डिटेल में हम लोग समझेंगे। वोल्टर्स अप्रोच एंड गॉर्डन्स मॉडल क्या होता है? आपको ईपीएस लेके वो रिलेटेड होता है कि आप अर्निंग पर शेयर निकालो, उसके हिसाब से वैल्यू करो कंपनी का, शेयर्स को, इक्विटी का वैल्यूएशन करो। ठीक है? वोल्टर एंड गॉर्डन को एक आदमी थे जिसने ये फॉर्मूला निकाला था या डिस्कवर किया था, उसके लिए उनके नाम पे ये फॉर्मूला आ गया, ये आप बोलते हो। ठीक है? सो लेट स्टार्ट विद द गॉर्डन्स मॉडल। गॉर्डन्स मॉडल क्या बोलते हैं वो समझते हैं। गॉर्डन्स मॉडल बोलते हैं आप वैल्यू कर सकते हैं इक्विटी शेयर को विद द हेल्प ऑफ 3 थिंग्स। वन इज अर्निंग पर शेयर, वन इज रिटेंशन रेशियो, एंड वन इज रिक्वायर्ड रेट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी जिसको बोलते हैं। एंड हो गया रिक्वायर्ड रिटर्न ऑफ इक्विटी। ठीक है? तो क्या बोलता है वो? ईपीएस इंटू 1 - बी डिवाइड बाई के ई माइनस बी आर। एक एक समझते हैं कैसे क्या होता है। लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड वन, दैट इज ईपीएस। अर्निंग पर शेयर आप कैसे निकाल सकते हो? आपको पता है, इनकम स्टेटमेंट में नेट इनकम निकाल सकते हो। इनकम स्टेटमेंट से आप नेट इनकम पकड़ो। ठीक है? कंपनी ने अगर कोई प्रेफरेंस डिविडेंड दिया होगा, अगर उसने कोई प्रेफरेंस शेयर्स होंगे उस कंपनी के, एंड उसने अगर कोई डिविडेंड दिया होगा उस साल, तो उसको पहले माइनस कर दो। बिकॉज प्रेफरेंस डिविडेंड इज नॉट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। करेक्ट? तो आप माइनस कर दो, वो आप उसका हकदार नहीं हो, तो आपने माइनस कर दिया। ठीक है? तो आपने क्या माइनस? नेट इनकम आपका था, बट मैं बोलूं उससे अगर आपने कोई डिविडेंड दिया है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, वो माइनस कर दो, बिकॉज दैट इज नॉट फॉर द इक्विटी शेयर होल्डर्स। उसके बाद डिवाइड करो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से कंपनी ने कितना इशू करके रखा है। कितना ऑथोराइज कैपिटल है वो नहीं, कंपनी ने कितना इशू करके रखा है। मान लो कंपनी ने 1000 शेयर ऑथोराइज करके रखा है, बट कंपनी ने इशू किया है, सब्सक्राइब हुआ है 100 शेयर ओनली। तो अब 100 शेयर से डिवाइड करोगे आपका नेट इनकम को। मान लो नेट इनकम था मेरा 1000 रुपया। करेक्ट? प्रेफरेंस डिविडेंड उसने दिया है 25 रुपया, एंड नंबर ऑफ इक्विटी शेयर है 100। तो कितना हो गया? 975 डिवाइडेड बाई 100। तो मेरा अर्निंग पर शेयर क्या हो गया? 9.75 पर शेयर। मतलब एक शेयर पे कंपनी ने 9 रुपया 75 पैसा कमाया है। समझ आया अर्निंग पर शेयर कैसे निकालते हैं? अंडरस्टूड? नाउ कम टू केई। केई क्या होता है? केई क्या होता है समझते अपने। ठीक है? केई होता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी। ठीक है? केई क्या होता है? कॉस्ट ऑफ इक्विटी। मतलब मैंने जो आपके कंपनी में पैसा लगाया है, उसके लिए मेरे को कुछ तो रिटर्न चाहिएगा, कुछ तो आई विल एक्सपेक्ट यू फ्रॉम। ऑब्वियसली ना, आप जैसे मेरे से क्लास ले रहे हो या आप सीए करो, आप सीए से कुछ तो रिटर्न लोगे ना, कि आप सीए करके आप बोलोगे अच्छा जॉब चाहिए मेरे को, या फिर मेरे को अच्छा बिजनेस करना है, या आई वांट टू ग्रो इन माय लाइफ, करियर में मेरे को ग्रो करना है, इसलिए आप सीए कर रहे हो, या फिर सीएफए करो, या कोई भी अदर कोर्सेस कर रहे हो। वैसे ही आप जब कोई कंपनी में इन्वेस्ट करोगे, आप कुछ तो रिटर्न एक्सपेक्ट करोगे। जैसे आप एफडी पे एक्सपेक्ट कर रिटर्न इन्वेस्ट करते हो, जब आप एक्सपेक्ट करते हो कि 6% 7% कुछ मिले, वैसे ही आप कंपनी के जब इक्विटी शेयर पे, सपोज आपने अडानी पे इन्वेस्ट किया, या फिर एशियन पेंट्स पे क्या, या फिर रिलायंस, कोई भी कंपनी के शेयर्स पे आप इन्वेस्ट करते हो, आप डिसाइड करते हो ना कि इस कंपनी का मेरे को इतना पैसा इन्वेस्ट, मतलब इतना रिटर्न चाहिए। दैट इज योर कॉस्ट ऑफ इक्विटी।
समझ आया? दैट इज माई कॉस्ट ऑफ इक्विटी, मैंने आप कितना एक्सपेक्ट करते हो वो कंपनी में इन्वेस्ट करके पैसा कमाने के लिए। अभी आप बोलोगे कॉस्ट ऑफ इक्विटी और एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ इक्विटी में डिफरेंस होता है रिक्वायर्ड रिटर्न ऑफ इक्विटी में, यस होता है, बट हम लोग मानेंगे अपने सिलेबस में कि ये बराबर होता है। आपका एक्सपेक्टेशन और कॉस्ट ऑफ इक्विटी बराबर होता है, मान के चलोगे, ठीक है। तो हमने पता चल गया कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैसे होगा, तो आप कैसे निकालोगे, CAPM का फॉर्मूला से, करेक्ट। कॉस्ट ऑफ इक्विटी को बी क्या होता है मेरा, बी इज माई रिटेंशन रेशियो, बी इज माई रिटेंशन रेशियो, मतलब इसका मतलब क्या होता है, व्हाट इज रिटेंशन रेशियो, मतलब कंपनी ने मान लो 9 रुपया 75 पैसा कमाया था, ठीक है, अर्निंग पर शेयर, एक शेयर पे कंपनी ने 9 रुपया 75 पैसे कमाया, इससे कंपनी ने कितना रख लिया अपने पास, मतलब कंपनी ने अपने पास रख के वापस कितना किया। सपोज अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ, सपोज 9 रुपया 75 पैसा कमाया, ठीक है, कंपनी ने मान लो 2 रुपया डिविडेंड दे दिया, तो कंपनी ने क्या किया, 9 रुपया 75 पैसा कमाया, उससे 2 रुपया आपको डिविडेंड दे दिया, तो कंपनी ने अपने पास कितना रखा, 7 रुपया 75 पैसा, दैट इज माई रिटेंशन, कंपनी ने 7 रुपया 75 पैसा रखा। अभी रिटेंशन रेशियो फॉर्मूला कैसे निकलेगा, नेट इनकम डिवाइडेड बाई माइनस डिविडेंड डिवाइडेड बाई नेट इनकम, मतलब कंपनी ने कितना रिटर्न किया, मतलब 9 रुपया 75 पैसा -2 डिवाइडेड बाई 9 रुपया 75 पैसा, इससे निकलेगा कंपनी ने कितना रिटर्न किया, ठीक है। और एक हो सकता है, अगर आपको पता है डिविडेंड पे आउट रेशियो कैसे, आपको अगर पता है कि कंपनी ने कितना किया है, तो वो भी निकल सकता है, 1 माइनस आर इक्वल टू डिविडेंड पे आउट रेशियो, सॉरी रिटेंशन रेशियो कैसे निकल सकता है, 1 माइनस डिविडेंड पे आउट रेशियो। समझ आया? ऐसे आप रिटेंशन रेशियो निकल सकता है अगर डिविडेंड पे आउट रेशियो आपको पता है तो। रिटेंशन रेशियो समझ आया आपको? फिर मेरे को क्या जानना है, आर, आर इज माई रिटर्न ऑन इक्विटी, ठीक है, कि रिक्वायर्ड रिटर्न ऑफ रिटर्न, जब मेरे को इक्विटी में पैसा मिला, मतलब उसने कितना आरओई दिया मेरे को, मतलब मैंने अगर उस पर 100 रुपया लगाया था, कंपनी ने कितना कमा के दिया। अब आरओई कैसे निकलेगा, माई नेट प्रॉफिट, आरओई इज नथिंग बस रिटर्न ऑन इक्विटी, जो मेरा आर है वो कैसे निकलेगा, माई नेट इनकम या नेट प्रॉफिट जिसको आप बोलते हो, डिवाइडेड बाई शेयर होल्डर्स इक्विटी, करेक्ट, यही है फॉर्मूला। तो हम लोग को गॉर्डन मॉडल पे क्या क्या चाहिए, एक ईपीएस जानना होगा, एक होगा कि रिटेंशन रेशियो चाहिए। रिटेंशन रेशियो दो तरीका से आप निकाल सकते हो, पहला है डिविडेंड पे आउट रेशियो, अगर पता है आपको उसको माइनस कर दो, मतलब सिंबल है ना भाई, अगर मान लो 100% आपका, कंपनी ने 100% प्रॉफिट कमाया, उससे अगर 20% डिविडेंड दे दिया, उसने 20% डिविडेंड दे दिया, तो उसने खुद के पास कितना रखा, 80% ऑफ द प्रॉफिट, वो हो सकता है। अगर आपको मान लो डिविडेंड पे आउट रेशियो नहीं पता है, तो आप ये जान लो कि डिविडेंड उसने कितना दिया है पर शेयर, अर्निंग पर शेयर पता ही है, उससे डिवाइड करके पता चल जाएगा आपको कितना आपके पास है रिटेंशन रेशियो। सेकंड इज कॉस्ट ऑफ इक्विटी, जो कि मेरा एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ इक्विटी या फिर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ इक्विटी भी बोलते हैं, वो आपको मिल गया। आरओई कैसे पता करेगा आप, नेट इनकम डिवाइड बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी, ये समझ में आ गया। अब अगर आप थोड़ा सा ये फॉर्मूला पे गौर करोगे, तो यू विल अंडरस्टैंड दिस इज इनडायरेक्टली वैल्यूइंग योर कंपनी टू द डिविडेंड मॉडल ओनली। आप क्या कर रहे हो, आप बोल रहे हो, समझो, आप क्या बोल, अर्निंग पर शेयर इंटू 1 माइनस रिटेंशन रेशियो, मतलब 1 माइनस रिटेंशन रेशियो से क्या निकला, डिविडेंड पे आउट रेशियो ही निकला ना आपका। मान लो कंपनी ने 100% प्रॉफिट किया, 80% उसने रिटर्न कर लिया, तो 100 माइनस 80 मैंने 20% डिविडेंड दे दिया, तो आप क्या बोल रहे हो, 9 रुपया 75 पैसा में उसने 20% दे दिया, इनडायरेक्टली तो आप बोले जो भी आएगा वो तो आप बोले डिविडेंड दिया ना कंपनी ने। इनडायरेक्टली गॉर्डन मॉडल क्या बोलता है, आप डिविडेंड मॉडल से ही, डिविडेंड से ही आप उसको वैल्यू करते हो। नाउ देयर इज अ डिफरेंस, क्यों आप गॉर्डन मॉडल यूज करते हो, नहीं तो आप क्यों डिविडेंड मॉडल, जो डिविडेंड अगर आप देखोगे डिविडेंड बेस्ड मॉडल हम लोग जो पार्ट 2 में पढ़ा था, देन व्हाई वी आर यूजिंग द गॉर्डन मॉडल अलग से, क्यों उसमें हम लोग अलग एक वैल्यूएशन क्यों है, व्हाई इट्स कमिंग देयर, द रीजन इज, आप गॉर्डन मॉडल तब यूज करते हो जब डिविडेंड स्टेबल है, अर्निंग स्टेबल है, ठीक है, आप बोलते हो स्टेबल है, कोई हाई ग्रोथ कोई लो ग्रोथ नहीं, स्टेबल ग्रोथ मिलेगा, देन यू कैन यूज गॉर्डन्स मॉडल। डिविडेंड मॉडल कब हम लोग यूज करते हैं, जब ग्रोथ लीनियर नहीं है, आप कभी स्टेबल ग्रोथ पे हो, कभी हाई ग्रोथ पे हो, कभी लो ग्रोथ पे हो, देन डिविडेंड बेस्ड मॉडल इज करेक्ट। समझ आया व्हाट इज द डिफरेंस, अगर आपको कंसेप्ट समझ आया कि व्हाई गॉर्डन मॉडल हम लोग यूज करते हैं, व्हाई नॉट डिविडेंड बेस्ड मॉडल, व्हेन वी यूज डिविडेंड बेस्ड मॉडल और गॉर्डन बेस्ड मॉडल, समझ आया।
वोल्टर्स अप्रोच भी वैसा ही है, वो भी डिविडेंड को लेके ही करते हैं इनडायरेक्टली। आप ओनली अर्निंग बेस्ड मॉडल में एक हो सकता है आपका अप्लाई मल्टीप्लाई सॉरी मल्टीप्लायर अप्रोच, जो कि आपको थोड़ा डिविडेंड माने अर्निंग्स पे फोकस करता है। बट बाकी गॉर्डन मॉडल और वोल्टर अप्रोच आप अर्निंग से जाते हो बट इनडायरेक्टली आप डिविडेंड पे पहुंच जाते हो उसमें। समझ आया? आया कि नहीं आया? ठीक है। अब आते हैं सेकंड वोल्टर्स अप्रोच पे। वोल्टर्स अप्रोच क्या बोलता है? सिंपल है। वोल्टर्स अप्रोच बोलता है आपको डिविडेंड पता है कंपनी का, करेक्ट। आप अर्निंग निकाल लो, कंपनी अर्निंग पर शेयर कितना है, डिविडेंड निकाल लो। आर मतलब सेम होता है, आरओई निकाल लो कि कंपनी का कितना है, और कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकाल लो। ये निकाल के डिवाइड बाई कॉस्ट ऑफ इक्विटी कर लो। तो जैसे कि अगर मान लो डिविडेंड कंपनी ने दिया था 2 रुपया, अर्निंग था उसका 9 रुपया 75 पैसा, -2 रुपया। अगर मान लो मैं एक बार पकड़ लेता हूँ आर मतलब जो रिटर्न ऑन इक्विटी है, वो मान लो अगर मैं 25% पकड़ लेता हूँ, तो आप बोल रहे हो इंटू 0.25। और के मैं मान लो पकड़ के चलता हूँ 12%, मान लो 0.12 डिवाइड बाई 0.12, इससे करोगे। ठीक है, रुको मैं कैलकुलेटर ओपन करता हूँ। तो क्या हो गया? 2 रुपया प्लस 7.75 इंटू 0.25 डिवाइड बाई 0.12 डिवाइड बाई 0.12, कितना आता देखते हैं। 0.25 डिवाइड बाई 0.12 इंटू 7.75, जो आया 16.14 प्लस 2 डिवाइड बाई 0.12। मतलब आप बोल रहे हो कंपनी का वैल्यूएशन 151 है पर शेयर। ठीक है, आप बोल रहे हो कंपनी का वैल्यू करते हो 151 रुपया पे। कंपनी का वैल्यूएशन आपके हिसाब से 151 होता है वर्ल्ड अप्रोच के लिए। अब हम लोग गॉर्डन मॉडल से भी इसको निकाल के देखते हैं। सेम था, ईपीएस मेरा था 9.75। मैंने बोला कि उसमें कितना डिविडेंड दिया है 20%, करेक्ट। अभी मेरे को 20 निकालना पड़ेगा, वो बराबर आना पड़ेगा ना, नहीं तो गलत आ जाएगा। आप समझो यहाँ पे मैं क्या की हूँ, यहाँ पे मैं डिविडेंड बोल ही दिया हूँ कि पर शेयर 2 रुपीज है, पर यहाँ पे मेरा डिविडेंड का पे आउट रेशियो मैं बोल रहा हूँ 20% है, तो वो मैं चेक कर लेता हूँ कितना है। 25 है, तो मैं यहाँ पे 26% पकड़ लेता हूँ। 25 ही पकड़ लूँ क्या? ठीक है, तो मैं बोल रहा हूँ क्या, मेरा 1 - 0.75, चलो ये पकड़ लेता हूँ। ठीक है, के ही मेरा कितना है 0.12 0.75 इंटू 0.25, करते कितना है, तो मतलब 9.75 इंटू 0.25, ये हो गया मेरा 2.43 डिवाइड बाई 0.12 माइनस 0.75 इंटू 0.25 माइनस 0.12। तो अब गलत हो गया आपका। क्यों गलत हो गया? मैं क्या किया, कॉस्ट ऑफ इक्विटी को कम पकड़ ली, ऑब्वियसली नहीं हो सकता ना। आप नेगेटिव वैल्यू थोड़ी करोगे कंपनी को, तो वही अपने मैं मन से असम्पशन ले रहा था, इसलिए गड़बड़ हो गया। बट ये अंडरस्टूड द लॉजिक ना। अगर मैं इसको के को चलो 20% ही पकड़ लेता हूँ, तभी हो जाएगा। अगर मैं के को भी 0.2 पकड़ लूँ, यहाँ पे 0.18 है, मतलब 2.43 डिवाइड बाई 0.02, 2.43 डिवाइड बाई 0.02, 121 रुपीज आ रहा है। लॉजिक समझे ना आप? आई नो थोड़ा ये हो गया, बट ठीक है, आप समझे ना लॉजिक क्या है गॉर्डन मॉडल और वोल्टेज अप्रोच में, करेक्ट। दोनों ही आप इनडायरेक्टली डिविडेंड पे जा रहे हो, ये समझ के रखना। ठीक है, अब आते हैं मल्टीप्लायर अप्रोच पे। मल्टीप्लायर अप्रोच क्या बोलता है, आप वैल्यू करो कंपनी को विद दी हेल्प ऑफ ए अर्निंग रेशियो, पी अप्रोच, या फिर मतलब मल्टीप्लायर जो पी या ये होता है। अभी क्या समझा यहाँ पे, लॉजिक समझो। मान लो मल्टीप्लायर अप्रोच है, यहाँ पे ईपीएस इंटू मैं पहले बोल रहा हूँ पी रेशियो। ठीक है, अभी आप बोल रहे हो मेरा पी मान लो 2 है और 9.75 मेरा अर्निंग पर रेशियो है। ठीक है, मतलब 1 रुपया अगर अर्न कर रहा है कंपनी, मैं उसको 2 रुपया देने के लिए रेडी हूँ। 1 रुपया कंपनी ने अगर अर्न किया, मैं आई विल गिव यू 2 रुपीज पर शेयर, उसका प्राइस 2 रुपया होना चाहिए। तो 9 रुपया 75 पैसा
इंटू टू, मतलब मैं बोल रहा हूँ 19.5 रुपीज कंपनी का वैल्यूएशन होना चाहिए। समझ आया? ये तो हो गया आपका प्राइस बाई अर्निंग से। आप ये कर सकते हो, प्राइस बाई बुक वैल्यू से भी कर सकते हो। देन आप अर्निंग पर शेयर को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, जो डिनोमिनेटर होगा उससे ही आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब बुक वैल्यू पर शेयर से प्राइस बाई बुक वैल्यू, प्राइस बाई जो बुक वैल्यू होता है उससे मल्टीप्लाई कर सकते हो। या फिर मल्टीप्लायर अप्रोच और भी एक हो सकता है, आप एंटरप्राइज वैल्यू इंटू पी बाई ईवी, इससे भी हो सकता है। मल्टीप्लायर अप्रोच क्या बोलता है, आप पहले एक रेशियो निकाल लो, ठीक है, पी माने प्राइस, प्राइस आपको जानना ही जरूरी है। मल्टीप्लायर अप्रोच में यूनिट दी प्राइस, प्राइस बाई अर्निंग रेशियो, या फिर ये एकदम आप बोल सकते हो कि करंट मार्केट प्राइस के हिसाब से कंपनी का वैल्यू क्या होना चाहिए, आप ये निकाल रहे हो। करेक्ट? समझ आया? देखो, अपना जो इक्विटी का वैल्यूएशन है उस पे द मेजर पोर्शन इज माय डिविडेंड बेस्ड मॉडल एंड सेकंड इज माय कैश फ्लो बेस्ड मॉडल। अर्निंग बेस्ड मॉडल हल्का है बहुत, इसमें कोई आपको बहुत टेंशन वाला कोई बात नहीं है, बहुत इजी है। गवर्नेंस मॉडल में आपको फॉर्मूला पता ही है, इनडायरेक्टली आपको पता है, बस रीजन जानना जरूरी है। इफ समवन आस्क्स यू कि गॉर्डन मॉडल यूएस फॉलो करता है, डिविडेंड बेस्ड मॉडल क्यों नहीं, कब हम लोग फॉलो कौन सा करते हैं, वो आपको जानना जरूरी है। आप कभी कंपनी का वैल्यूएशन करोगे भी तो यू नीड टू नो व्हेन टू यूज दैट विच अप्रोच। समझ आया? ठीक है, अब हम आते हैं कैश फ्लो बेस्ड मॉडल पे, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, कैश फ्लो बेस्ड मॉडल पे हम लोग को बोला जाता है कि आप दो तरीका से कंपनी का वैल्यूएशन कर सकते हो। पहला, फ्री कैश फ्लो टू फर्म निकाल के कर सकते हो, सेकंड इज फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी निकाल के कर सकते हो। टू फर्म और टू इक्विटी का डिफरेंस क्या होता है वो मैं समझाता हूँ। सपोज कंपनी है, लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ कंपनी जो कि कोई ईपीसी आरबीएनएल, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ आरबीएनएल। आरबीएनएल कंपनी में अभी कंपनी को नए नए जो प्रोजेक्ट्स मिलेंगे तो कंपनी को फंडिंग भी उठानी पड़ेगी। करेक्ट? सपोज कंपनी को जो कॉन्ट्रैक्ट्स मिल रहे हैं, कि टेंडर्स जो मिल रहे हैं, उसके लिए कंपनी के पास खुद के पास तो इतना पॉकेट में पैसा नहीं हो सकता है ना कि वो सब अपना पैसा लगाए। तो कंपनी क्या करेगी, फंड लेगी बाहर से। तो कंपनी ने मान लो बाहर से फंड लिया, लोन लिया है कोई बैंक से या कुछ से, तो कंपनी के पास डेट होल्डर्स भी आ जाएंगे। करेक्ट? कंपनी अगर मेरे से लोन लेगी, बैंक से लोन लेगी, तो कंपनी की प्रॉफिट पे उनका भी हक होगा, प्रॉफिट पे हक नहीं होगा। बट कंपनी अगर उल्टा ऊपर करेगी तो बैंक वाले को भी दिक्कत होगा, है कि नहीं? तो कंपनी को क्या चाहिए, यहाँ पे आपको डेट होल्डर्स आ गए। सेकंड है, हम तो है ही ओनर्स, तो है ही इक्विटी शेयर होल्डर्स तो है ही। कंपनी बोलती है, आपका मॉडल बोलता है कि आप ओवरऑल फर्म के लिए निकालो, ना कि ओनली इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए कैश फ्लो निकालो। आप निकालो दोनों के लिए, डेट होल्डर्स और इक्विटी शेयर होल्डर्स दोनों को मिला के उनके लिए क्या कैश फ्लो होगा, फ्री कैश फ्लो, मतलब वो बांट सकते हैं, वो कैश फ्लो निकालो। फ्री मतलब क्या, बांट सकते हो अपने मालिकों को और डेट होल्डर्स को। तो जनरली क्या होता है, ये कब हम लोग निकालते हैं या क्यों, ये इट्स अ गुड मेथड। इट्स की अगर आप कंपनी कुछ ऊपर नीचे हो गया, कंपनी अगर बैंक मतलब कंपनी अगर थोड़ा दिक्कत हो जाएगी, तो क्या वो कैश फ्लो निकाल सकेगी एट दैट मोमेंट। दैट्स व्हाई वी यूज फ्री कैश फ्लो टू फॉर्म। अभी फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी हम लोग क्यों यूज करते हैं, यहाँ बोला जाता है आप बस मेरे इक्विटी को बोलो, आप इक्विटी को कितना पैसा दे पाओगे। समझ आया? यहाँ पे आप निकालो कि इक्विटी शेयर होल्डर्स को आप कितना फ्री कैश फ्लो दे पाओगे, वो निकालो। उसके हिसाब से हम बात करेंगे, उसके हिसाब से वैल्यू करेंगे। तो दो तरीके है कैश फ्लो बेस्ड मॉडल में, एक हो गया ओवरऑल फर्म के लिए, फर्म में आप, अभी मैं फर्म में इक्विटी और डेट होल्डर्स बोला था, बट प्रेफरेंस डिविडेंड भी हो सकते हैं आपके, और भी कोई शेयर होल्डर्स हो सकते हैं, बट बेसिकली प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होंगे। तो फर्म में क्या होगा, ओवरऑल आएगा डेट होल्डर्स, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स और आपके इक्विटी शेयर होल्डर्स। बट इक्विटी में बोलेगा सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए वैल्यूएशन करो, फर्म कैश फ्लो निकालो। अब वो जब करोगे तब आप प्रेफरेंस डिविडेंड वाले को भी हटा दोगे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को भी हटा दो। समझ आया? तो हम समझते हैं ये फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी निकालते कैसे हैं, पहले ये समझते हैं। ठीक है, फर्म समझते हैं। फर्म से अगर आप देखो, इनडायरेक्टली ना, इसको एफसीएफए भी बोलते हैं हम लोग। ठीक है, इनडायरेक्टली हम लोग को निकालना ही पड़ता है। ठीक है, समझते हैं। मान लो मेरे को नेट इनकम दिया है, हम लोग डिसाइड करें आरबीएनएल से। ठीक है, मान लो इसका आरबीएनएल का नेट इनकम है 1 CR। ठीक है, अभी आरबीएनएल ने मान लो 50 CR का लोन लेके रखा है, उस पे उसको 7% इंटरेस्ट देना पड़ता है, दैट इज माई 3.5 CR।
ठीक है, कितना उसको इंटरेस्ट हर साल देना पड़ता है। लोन अमाउंट इज 50 CR, इंटरेस्ट रेट इज 7% to 3.5। और मान लो उसने नेट इनकम अभी 50 CR का लिया है, तो उसको इनकम भी तो उसको ज्यादा दिखाना पड़ेगा। मान लो 100 CR कंपनी ने कमाया है नेट इनकम में। नेट इनकम मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। समझ आया? अभी ये मैं क्या निकाल रहा हूँ फर्म के लिए, सॉरी सॉरी सॉरी, अभी ये क्या निकाल रहा हूँ मैं फर्म के लिए निकाल रहा हूँ कि फर्म का वैल्यूएशन कितना सा, मतलब टोटल डेट होल्डर्स और इक्विटी शेयरहोल्डर्स को मैं कैश फ्लो कितना दे पाऊंगा, फ्री कैश फ्लो कितना है मेरा। करेक्ट, मतलब आज अगर मैं दोनों को पैसा देना चाहता हूँ फुल, मैं कोई रिटर्न अर्निंग नहीं रखना चाहता हूँ, अगर मैं फुल देना चाहता हूँ दोनों को, कितना मैं कैश फ्लो दे सकता हूँ, रोकड़ा कितना दे सकता हूँ, वो निकालना है मेरे को। करेक्ट। अभी जब मैंने नेट इनकम निकाला, ये किसके लिए बेसिकली निकाला कि नेट इनकम में 100 CR अगर है, ये कौन हकदार है स्पेशली, ये तो हकदार है आपका इक्विटी शेयर होल्डर चाहिए ना। क्योंकि डेट वाले का तो मैं जो इंटरेस्ट है वो तो हम लोग जब इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं, मैं टी शेप में दिखाता हूँ। यहाँ पे जब आप ग्रॉस प्रॉफिट करते हो, यहाँ पे तो आप अपना अलग अलग एक्सपेंस पे इंटरेस्ट भी माइनस कर देते हो ना, फिर नेट प्रॉफिट निकालते हो। करेक्ट। आप जब यहाँ पे ये जो नेट प्रॉफिट निकालते हो, आप इंटरेस्ट माइनस करके निकालते हो ना, आप इंटरेस्ट और टैक्स माइनस करके आप नेट प्रॉफिट निकालते हो। पर मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे मेरे को फर्म के लिए निकालना है। फर्म मतलब डेट होल्डर्स को भी इंक्लूड करना है, डेट होल्डर्स और इक्विटी शेयर होल्डर्स को दोनों को इंक्लूड करना है। मान लो प्रेफरेंस शेयर होल्डर है नहीं एक बार के लिए, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं जो इंटरेस्ट दिया हूँ, जो 3.5 CR का मैंने इंटरेस्ट दिया है, वो मैं उसको एड बैक कर लूंगा ये नेट इनकम में। बिकॉज ये तो डेट होल्डर्स का ही पैसा है ना, डेट होल्डर्स को इतना देना था, तो मैं एड बैक कर लूंगा। व्हाई आई एम एडिंग बैक इट, बिकॉज मेरे को फर्म के लिए कैश फ्लो निकालना है, मतलब अगर ओवरऑल डेट होल्डर्स या इक्विटी शेयरहोल्डर्स के, तो मैं इंटरेस्ट को एड बैक करूंगा। अभी इंटरेस्ट को कितना एड बैक करूंगा, पूरा 3.5 CR करूं, कि जो उस पर मेरे को टैक्स सेविंग है उसको माइनस करके करूं। मतलब मान लो कंपनी ने प्रॉफिट किया था, कंपनी ने मान लो 100 रुपया प्रॉफिट किया, ठीक है, कंपनी ने 30 रुपया इंटरेस्ट एक्सपेंस किया, तो कंपनी कितने के ऊपर, 70 रुपए के ऊपर टैक्स देगी ना। अभी कंपनी मान लो 20% टैक्स देगी, तो कंपनी कितना देगी, 70 के ऊपर देगी। पर अगर मान लो कोई ये कंपनी है जिसका इंटरेस्ट एक्सपेंस नहीं है, मान लो 100 ही उसका नेट प्रॉफिट है, मतलब प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो वो टैक्स कितने पे देगी, 100 पे देगी, 20% मतलब 20 रुपीज। करेक्ट। उसने जो इंटरेस्ट एक्सपेंस किया उस पे कंपनी ने टैक्स बचा लिया 6 रुपया, अगर नेट टेट पे पकड़ू मैं 6 रुपया बचा लिया। तो मैं बोलता हूँ इंटरेस्ट देने से, अगर मैं कंपनी इंटरेस्ट देती है तो उसको कुछ फायदा हो जाता है टैक्स में। करेक्ट। तो मैं बोल रहा हूँ कंपनी का इंटरेस्ट एक्सपेंस है 3.5 CR, मैं बोलता हूँ कंपनी ने क्या किया है, 1 - 0.7, मैं एडबैक उतना ही करूंगा क्योंकि मेरे को टैक्स में तो सेविंग मिल जाएगी। करेक्ट। समझ आया? कैलकुलेटर यूज करते हो तो 3. अगर 30% में टैक्स रेट पकड़ रहा हूँ, 3.5 इंटू 0.75, 2.6 CR, ये मैं माइनस ऐड करूंगा। ठीक है, ऐड कर लिए। अब मैं ऐड करूंगा नॉन कैश एक्सपेंस, मतलब नॉन कैश जो कैश में नहीं है, कैश में आपने खर्चा नहीं किया है। आप जब नेट इनकम में आए थे आपने डेप्रिसिएशन भी माइनस किया होगा। करेक्ट। तब डेप्रिसिएशन को ऐड बैक कर दोगे। अब डेप्रिसिएशन क्यों ऐड बैक करो, क्योंकि वो कैश आइटम नहीं है, नॉन कैश आइटम है ना, आपने तो कोई खर्चा नहीं किया, आपने बस एक प्रोविजन, एक सिंपल एक प्रोविजन करके रखना अपना पीपी के लिए। मान लो मेरा डिप्रिसिएशन था 7 CR, तो मैं उसको ऐड बैक कर लूंगा। करेक्ट। अब मैं ऐड बैक करूंगा या फिर मैं माइनस करूंगा कोई कैपेक्स, अगर मैंने कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है तो मैं उसको प्लस माइनस कर लूंगा। ठीक है, बेसिकली मैं माइनस ही करूंगा। ठीक है, सपोज मैंने माइनस कर लिया 20 CR। ठीक है, फिर मैं माइनस करूंगा या प्लस करूंगा मेरा चेंज इन वर्किंग कैपिटल। अभी ये भी मैं माइनस कर लो, मैंने एक बार 15 CR कर लिया, तो मेरा जो कैश फ्लो आएगा, ये आएगा मेरा फ्री कैश फ्लो फॉर फर्म। मतलब अभी मैं कैलकुलेटर यूज कर लूं एक बार, फिर मैं आपको समझाता हूँ क्या है। 100 प्लस 2.6 प्लस 7 माइनस 35, मतलब 74.6 CR। मैं बोल रहा हूँ कंपनी का आरवीएनएल का फ्री कैश फ्लो है 70.CR। समझ आया? अब आप बोलोगे कैपेक्स और ये वर्किंग कैपिटल क्यों माइनस कर रहा है, ये हम लोग को समझना है। क्योंकि कंपनी ने मान लो
50 करोड़ का लोन उठाया था और कंपनी ने कुछ आपका वो उठाया, तो खुद के पास पैसा था, तो कंपनी ने कुछ कैपेक्स भी, अब लोन क्यों उठाया था कंपनी ने? लोन कंपनी ने इसलिए उठाया था कि वो कुछ उसके जो टेंडर्स मिले हैं उस पे वो इन्वेस्ट कर पाए, मतलब वो कंपनी उसका यूज कर पाए। तो कंपनी जब वो लोन को तो यूज करेगी ना, अपने पास कैश तो रख ले नहीं रहेगी, तो कंपनी ने उसको कोई कैपेक्स करने के लिए यूज लोन लिया होगा। दैट इज वेयर कि आप जो, वो तो फ्री नहीं है। अभी मान लो 50 शेयर कंपनी ने लिया था और कंपनी के पास और 20 शेयर और 50 शेयर और था, टोटल 100 शेयर था सपोज, ये सब हटा देते हैं। वो 100 शेयर से कंपनी ने अगर 20 शेयर इन्वेस्ट कर दिया है, मतलब क्या, उसने माल खरीद लिया, लैंड परचेस कर लिया, सब कर लिया, सपोज XYZ उसने कर लिया, तो कंपनी के पास कैश कितना बच गया? एक्चुअल में 80 शेयर ही बच गया ना, क्योंकि 20 शेयर तो दे हैव ऑलरेडी इन्वेस्टेड इट। आई एम सेइंग क्यों नाउ, व्हाई वी आर माइनसिंग इट? बिकॉज मेरे को फ्री कैश फ्लो चाहिए। आज कंपनी के पास कैश फ्लो, कैश कितना फ्रीली अवेलेबल है, आज कंपनी कितनी कैश दे सकती है, वो मेरे को निकालना है। दैट्स व्हाई वी आर सब्सट्रैक्टिंग दिस कैपेक्स। ठीक है। अभी वर्किंग कैपिटल क्या होता है? वर्किंग कैपिटल में भी आपका कैश अटका रहता है ना। मान लो अगर डेट, सॉरी डेट बोलता हूँ, क्या बोलता है उसको, डेटर्स, डेटर्स से पेमेंट जल्दी नहीं आया, मान लो क्रेडिटर्स को मैंने जल्दी पेमेंट कर दी, इन्वेंट्री मेरा पाइल्ड अप है, तो यहाँ पे भी तो आपका कुछ कैश फ्लो कुछ अटक गया होगा। अभी वो मैं माइनस कर दूंगा कि वो मेरा फ्रीली अवेलेबल नहीं है, करेक्ट। तो मेरे को आ जाएगा कि कंपनी के पास फ्रीली अवेलेबल कितना कैश है, मतलब कंपनी के पास 74 शेयर फ्रीली अवेलेबल है। आज अगर उसको इक्विटी शेयर और डेट होल्डर्स को देना पड़े, वो 74 शेयर दे सकता है। समझ आया फ्री कैश फ्लो का मतलब? अभी मैं वैल्यूएशन पे आया ही नहीं हूँ। वैल्यूएशन कैसे करते हैं कंपनी का, जो मैंने यहाँ पे आपको बताया है, वैल्यू, पीवी ऑफ, FCF एट द रेट केसी, ये सब मैं बताया नहीं हूँ अभी तक कैसे करना है, बट मैं आपको अभी बता रहा हूँ कि कंपनी कैश फ्लो कैसे निकालेगी, क्या लॉजिक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्री एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैश फ्लो एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फर्म। ये तीन चीज मैंने आपको समझाया। कैश फ्लो कैसे निकालते हैं हम लोग ने समझा, वाई वी सब्सट्रैक्ट कैपेक्स एंड द चेंज इन वर्किंग कैपिटल, वो हमने समझा। अब चेंज इन वर्किंग कैपिटल का पॉजिटिव होगा पॉजिटिव करेंगे, सब्सट्रैक्ट मैंने आपका नेगेटिव होगा तो नेगेटिव करेंगे। कब क्या होगा वो हम लोग बाद में समझेंगे। ठीक है, मैं कैश फ्लो समझाने नहीं बैठा हूं आपको, दैट यू नो वेरी गुड इन एफआर सब्जेक्ट, करेक्ट। कब प्लस होगा कब माइनस होगा, यू नो, कैश फ्लो अपने भर भर के आप लोग करके आते हो। ठीक है, लॉजिक समझो ना। पैसा अगर बिजनेस में अटका हुआ है तो सब्सट्रैक्ट करेंगे, कंपनी का अटका हुआ है, लगा हुआ है। अगर कंपनी ने, एग्जांपल में अगर मैं बोलूं क्रेडिटर जल्दी आ गया, इन्वेंट्री कम है, डेटर कम है, तो आपका ये मतलब लास्ट ईयर से कंपेरेटिव अभी मैं फ्री कर दिया बिजनेस से, तो मेरा वर्किंग कैपिटल कम लगा है तो मैं पॉजिटिव करूंगा उसको, सिंपल है। कंपनी में पैसा लगा हुआ है तो मैं माइनस करूंगा, वो फ्रीली अवेलेबल नहीं है। जो फ्रीली कैश फ्लो अवेलेबल है उसको ही मैं पकड़ूंगा। 74 CR है, समझ आया? फ्री कैश फ्लो टू फर्म, समझ आया? ये था मैं नेट इनकम मेथड से। और कैसे निकाल सकते हैं हम लोग? हम लोग, आप ऑपरेटिंग कैश फ्लो के हिसाब से भी आप निकाल सकते हो, आप ईबिटा से भी कर सकते हो, ईबिट से भी कर सकते हो। अभी समझो, मैं ये जो आपको नेट इनकम से दिखाया ना, नेट इनकम मतलब क्या होता है, पैट, नेट इनकम मतलब क्या होता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। मैंने आपको क्या बताया, फ्री कैश फ्लो टू फर्म कैसे निकालते हैं, विद द हेल्प ऑफ नेट इनकम मेथड। अब मैं बोल रहा हूं, आप फ्री कैश फ्लो टू फर्म, आप एक ऑपरेटिंग कैश फ्लो से भी निकाल सकते हो, जो हम लोग ऑपरेटिंग कैश फ्लो निकालते हैं उससे भी आप निकाल सकते हो, आप ईबिट से भी निकाल सकते हो, आप ईबिडा से भी निकाल सकते हो। ठीक है, आप कैश फ्लो से भी निकाल सकते हो। बट माई पॉइंट इज, ईबिट और ईबिडा कहां से आता है? नेट इनकम तो इसके बाद ही आता है ना। तो मैं आपको वो मेथड से सिखा दी। अभी ईबिट में क्या, आप इंटरेस्ट माइनस करोगे ही नहीं, एड बैक करोगे नहीं, क्योंकि आपका इंटरेस्ट अभी तक आपने पेमेंट ही नहीं किया, आपने माइनस नहीं किया, तो आप एड बैक क्या करोगे? सिंपल है। ईबिट ऐसे क्या आप करोगे, डिप्रिसिएशन आपने माइनस किए नहीं तो आप डिप्रिसिएशन एड बैक नहीं करोगे, करेक्ट है ना। ऊपर नीचे आप टैक्स का एफिशिएंसी, आपको जो टैक्स का बेनिफिट मिल रहा है वो प्लस माइनस कर लोगे आप। समझ आया? कंसेप्ट समझ आया कि फ्री कैश फ्लो टू फर्म क्यों करते हो, वही, व्हाट इज द लॉजिक ऑफ फ्री कैश फ्लो टू फर्म, इज जस्ट कि आपके पास, कंपनी के पास कैश फ्लो कितना फ्रीली अवेलेबल फॉर बोथ द डेट होल्डर्स एंड द इक्विटी शेयर होल्डर्स। आई हैव नॉट टेकन इनटू अकाउंट द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स फॉर इन दिस केस। ठीक है, नाउ कम टू द फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी। ठीक है, अभी फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी हम लोग कैसे निकालते हैं? मान लो मेरे को पता चल गया है फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी कैसे निकालते हैं। फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी, मेरे को पता चल गया फ्री कैश फ्लो टू फर्म कितना है, 74.6 शेयर पता चल गया। ठीक है, फ्री कैश फ्लो टू फर्म पता चल गया मेरे को 74.6 शेयर, माइनस मैंने जो इंटरेस्ट एड बैक किया था उसको मैं डिडक्ट कर दूंगा, बिकॉज ये डेट होल्डर्स का, ये इक्विटी शेयर होल्डर्स नहीं पाते हैं, ये आपका कैश फ्लो चल गया उसका।
ये तो मेरा हकदार नहीं हूं ना, मैं इक्विटी शेयरहोल्डर्स को ये पैसा नहीं मिलेगा बिकॉज डेट होल्डर्स का पैसा था। तो मैंने कितना एड बैक किया था, 2.6 किया। मैं इसको माइनस कर दूंगा, 2.6 किया, 6 ईयर। ठीक है, मान लो मैंने कोई प्रिंसिपल रीपे किया, मैंने डेट होल्डर्स से मैंने जो 50 शेयर लिया था उससे मान लो मैंने 10 शेयर सपोज मैंने प्रिंसिपल रीपे कर दिया, तो मैं इसको भी माइनस कर दूंगा क्योंकि ये कैश फ्लो तो चल गया ना मेरा, मेरे पास है नहीं ये। करेक्ट, माइनस 10 शेयर कर दूंगा। ठीक है, मान लो मैंने कोई नया डेट इशू कर लिया है, तो वो तो फ्रीली अवेलेबल है ना एक बार के लिए मेरे पास। मान लो मैंने इसको किया 1 शेयर, ऐड कर लूंगा बिकॉज दैट इज अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स नाउ, वो मेरा कैश फ्लो है। अब आप बोलोगे वो तो सर अपने डेट से लिया था तो डेट क्या, वो नहीं, मैं बोलो नेट डेट पे मेरे पास कितना -9 शेयर है। जैसे कि मैं -10 शेयर मैंने रिपे किया तो मैं -10 कर रहा हूँ, और मैंने न्यू डेट उठा लिया +1 शेयर, नेट पे मैंने कितना रिपे किया, -9 शेयर ना। मैं वो नहीं दिखा के मैं अलग अलग दिखा दिया। ठीक है, और मैं बोल रहा हूँ अगर डिविडेंड होगा प्रेफरेंस डिविडेंड तो मैं माइनस कर दूंगा। मान लो नहीं है तो मैं यहाँ पे करूंगा 74.6 -2.शेयर मैंने 72, 72 प्लस 72 -9 मतलब कितना होता है 63 शेयर। ठीक है, तो मैं बोल रहा हूँ मेरा एफसीएफई कितना हो गया 63 शेयर, मतलब आरवीएनएल के पास ओवरऑल फर्म के लिए 74.6 मतलब 75 शेयर है, और अगर इक्विटी शेयरहोल्डर्स के लिए सिर्फ 63 शेयर है। समझ आया? अभी एफसीएफई आप नेट इनकम से भी निकाल सकते हो, यहाँ नेट इनकम से भी आप एफसीएफई निकाल सकते हो, आप कोई भी मेथड से निकाल सकते हो। मैंने क्यों Why don't didn't go from the net income method? Because मैंने आपको एक मेथड दिखा दिया था। आई शोड यू कि अगर आपको एफसीएफएफ तो आप उससे एफसीएफई कैसे निकाल सकते हो। आप उल्टा भी जा सकते हो, एफसीएफई से भी एफसीएफएफ निकाल सकते हो, कुछ भी आप कर सकते हो घूम फिर के। सिंपल है, आपको कैश फ्लो निकालना है, कंपनी के पास फ्रीली कैश फ्लो कौन सा अवेलेबल है वो आपको निकालना है। ठीक है, फर्म के लिए क्या है, इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए क्या है। आपने ये निकाल लिया, ये निकाल के क्या करोगे आप, जो अभी मान लो मैं फर्म के लिए बात करता हूँ, आप फर्म का आपने निकाल लिया कॉस्ट ऑफ, ठीक है अभी हम लोग समझते हैं। मान लो अभी एससीएफएफ पे रहते हैं, ठीक है, फ्री कैश फ्लो टू फर्म पे रहते हैं। अभी मान लो आरबीएनएल का ही बात कर रहे हैं। ठीक है, ये ईयर 1 है, ये ईयर 2 है, ये ईयर 3 है, ये ईयर 4 है, ये ईयर 5 है, और ये ईयर 0 है। तो मेरे को वैल्यू कब करना, आज, दैट इज ईयर 0। करेक्ट, मेरे को वैल्यू कब करना, आज करना ना, तो ईयर 0 पे मेरे को वैल्यू करना। मेरे को पता चल गया ईयर 1 पे कंपनी 75 शेयर कमाएगी, ईयर 2 पे मान लो 80 शेयर कमाएगी। फ्री कैश फ्लो टू फर्म है, ये कंपनी का फ्री कैश फ्लो कितना होगा फर्म के लिए, फर्म के लिए हमेशा याद रखना, डेट होल्डर्स प्लस इक्विटी शेयर होल्डर्स। थर्ड मैं मान लो मैं बोल रहा हूँ 82 शेयर, फोर्थ मैं बोल रहा हूँ 84 शेयर, फिफ्थ मैं बोल रहा हूँ 90 शेयर। ठीक है, कंपनी का मैंने ईयरली कैश फ्लो निकाल लिया कि कंपनी मेरे को 5 साल तक निकाल पाया, मैं 5 साल तक निकाल पाया। करेक्ट, अब मैं बोल रहा हूँ कंपनी, अभी इसको मेरे को कोई एक रेट से तो निकालना पड़ेगा ना, आई नीड टू एक्सट्रैक्ट इट, कोई रेट से टालना पड़ेगा टू अंडर टू कम टू द वैल्यूएशन ऑफ टुडे। अभी फर्म के लिए मेरे को वैल्यू करना है, फर्म का कैश फ्लो है, तो फर्म का मैं कॉस्ट ऑफ निकालूंगा कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना है। करेक्ट, वो कैसे निकालूंगा, दैट इज कॉल्ड वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, इस पे मैं निकालूंगा कि आपका इक्विटी का पोर्शन कितना है, मान लो कंपनी बोलती है 80% इक्विटी है। अब इस पे आप कॉस्ट ऑफ कैपिटल इक्विटी कितना है, मान लो दो एक्सपेक्टेड रिटर्न था, मैं मान लो 20% बोलता हूँ। अच्छा नहीं, आपको इजी करने के लिए मैं मान लो बोलता हूँ 15% है। मैं बोलूंगा तब मेरा अगर टोटल 100% में मेरा अगर 80% इक्विटी है तो 20% डेट है, तो मैं बोलूंगा 20% इंटू 7, मैं बोल रहा हूँ 7% का पे मैंने लोन लेके रखा है। ठीक है, तो 80 इंटू 0.15 कितना होता है निकालते हैं, 80 इंटू 0.15 मतलब 12% हो गया ये, और 20 इंटू 7% मतलब 1.4 हो गया। करेक्ट, 20 इंटू 0.07 1.4, ठीक है, तो 13.4। माने कंपनी का खर्चा कितना होगा, कंपनी को कितना बियर करना पड़ा है कॉस्ट, कंपनी को 13.4% बियर करना पड़ा है ओवरऑल 100 करोड़ का कैपिटल पे। ये समझ आया, कंपनी ने अगर 100 करोड़ लिया है, मान लो 80 करोड़ खुद से लाया है, 20 करोड़ लोन लिया है। ठीक है, अभी आप बोलोगे सर सॉरी
50 शेयर लोन लिया, बाकी उसके पास जो भी 80% का वैल्यूएशन होता है उसका उसका इक्विटी। ये टोटल जो है, एक एग्जांपल पे पकड़ लेते हैं, 100 शेयर है उसके पास, एक एग्जांपल से बोलता हूँ, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा कॉन्ट्राडिक्ट करेगा बट समझने के लिए मैं 100 शेयर पकड़ रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ जी 100 शेयर, उस पे कंपनी का खर्चा कितना लगने वाला है, ब्याज कितना अगर सिंपल लैंग्वेज पे मैं बोलूँ ब्याज कितना लगने वाला है, मेरा ब्याज 13.4% लगने वाला है। ठीक है, कंपनी अगर 100 शेयर लोन उठाई है या फिर खुद के भी पैसा लगाई है, खुद का पैसा का भी तो कोई चार्ज होगा ना। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जिसको आप बोलते हो, मान लो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितना है, सिंपल लैंग्वेज पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 13.4% है। ठीक है, तो मेरे को पता चल गया पूरा कंपनी का ओवरऑल फर्म का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 13.4%। इतना समझ आ गया? समझ आया? तो मेरे को क्या करना है ना, ये 13.4% है, फर्स्ट का, सेकेंड का, थर्ड का, फोर्थ का, फिफ्थ का, ये रेट टानना है आज के डेट पे जीरो पे। हम लोग कैसे करेंगे, मैं दिखाता हूँ। एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना निकाल लिया, 13.4%। ठीक है, अब मैं बोलूंगा फर्स्ट ईयर का 0.134, सेकेंड को मैं पावर दूंगा टू दी पावर 2, ये वाला 1.303, 0.1344, ये क्या होगा ना 90 शेयर, अब मैं परपेचुअल मान के चला, उसके आगे का मेरे को नहीं दिख रहा है फ्यूचर। तो मैं क्या करूंगा, इसको ग्रो करवाऊंगा 90 इंटू 1.134 डिवाइड बाई मेरा जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है, दैट इज 0.134 माइनस ग्रोथ रेट। ग्रोथ रेट मान लो 0.05 है, तो इससे मैं ग्रो करूंगा, एक वैल्यूशन आएगा। तो क्या करूंगा मैं, यहाँ पे मेरे को वैल्यू करना है, तो ये जो है डिवाइड बाई है, ठीक है, ये यहाँ लाऊंगा, इसको यहाँ लाऊंगा, इसको यहाँ लाऊंगा, इसको यहाँ लाऊंगा, इसको यहाँ लाऊंगा, यहाँ करके कंपनी का वैल्यूएशन मान लो आता है 2 शेयर। तो कंपनी का आज का वैल्यूएशन है 2 शेयर। ये समझ आया? मैं सम से भी आपको सॉल्व दिखा दूंगा। ठीक है, व्हाट आई एम प्लानिंग इज, मैं कंसेप्ट क्लियर कर दूं, फिर एक सम का मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग का एक मैं क्लास लूंगा आपके साथ, जो मैं आपको ये समझाऊंगा, कंसेप्ट क्लैरिटी पे ये आप समझ लेगा। ठीक है, जब हम लोग सम्स करेंगे तो और इजी हो जाएगा समझने का। फॉर्मूला क्या है वो बाद में आप लोग समझेंगे, बट कंसेप्ट क्या है, मैं ईयरली कैश फ्लो निकालूंगा, मेरे को डिस्काउंट रेट पड़ता है उससे मैं टानूंगा। डिस्काउंट रेट क्या है मेरा, दैट इज माई वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जो उसका हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी बोल सकते हैं। फ्री कैश फ्लो टू फर्म, आप बोलोगे फिफ्थ ईयर में से नहीं, उसके बाद क्या होगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ना, आई एम थिंकिंग कंपनी एक रेट से ग्रो करेगी, ये 1.134 नहीं होगा, ये ग्रोथ रेट से ग्रो करेगी। ठीक है, ये कंपनी 1 डिस्काउंट रेट से थोड़ी आप मल्टीप्लाई करोगे, आप तो ग्रोथ रेट से करोगे ना, 1.05 से करोगे, इससे कंपनी ग्रो करेगी। मैं मान लो 5% से कंपनी का जो कैश फ्लो है अब 5% से ग्रो करेगा परपेचुअली, तो वो मैं डिस्काउंट रेट निकाल दिया। समझ आया? ऐसे करके एफ सी एफ एफ निकालेगा। सेम थिंग इज फॉर एफ सी एफ ई ऑल्सो। ठीक है, फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी में डिफरेंस क्या हो जाएगा, मैं पूरे ओवरऑल फर्म का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं निकालूंगा, मैं बस निकालूंगा कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना है, मतलब मेरा पैसा जो मैं लगाया उस पर मेरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितना है, वो तो मैंने बोला 12% है, तो मैं 12% पकड़ लूंगा उसको। करेक्ट, और मैं तो निकाल ही रहा हूँ वैल्यू, कैश फ्लो किसका निकाल रहा हूँ, इक्विटी शेयर होल्डर्स के निकाल रहा हूँ बस। करेक्ट, इससे ज्यादा मैं कुछ निकाल रहा हूँ नहीं। करेक्ट, अभी आप मेरे को, आपका एक ही होमवर्क रहेगा, आप मेरे को बताओ कंपनी कब, when should a valuer use FCFF, when should a valuer use FCFE, and when should they use the dividend based model and the Gordon based or the earning based model, and क्या FCFF and FCFE दोनों ही यूज कर सकते हैं, मतलब क्या, मतलब इज देयर एनी डिफरेंस और देयर इज नो डिफरेंस, वैल्यूएशन में कोई डिफरेंस आएगा या नहीं आएगा अगर मैं FCFF यूज करूँ या FCFE यूज करूँ। पार्ट 2 में मैंने आपको जो क्वेश्चन पूछा था वेरिएबल ग्रोथ का और ये वाला, ये सब आंसर मेरे को चाहिए। ठीक है, आप मेरे को दिमाग लगा के बताओ, आप कोई भी कंपनी का वैल्यूएशन उठा लो। अभी आप बोलोगे कैसे उठाओगे, मैं एक एग्जांपल दे सकता हूँ, याहू फाइनेंस या मनी कंट्रोल पे जाओ, जब गूगल करो, कंपनी का फ्री कैश फ्लो टू फर्म्स मिल जाता है, बहुत सारे वैल्यूएशन मिल जाएंगे। ठीक है, आप गूगल करोगे याहू फाइनेंस में, नहीं तो सिंपल है, ये जो फॉर्मूला मैंने लिखा है, नेट इनकम इंटरेस्ट डेप्रिसिएशन कैपेक्स चेंज इन वर्किंग कैपिटल, ये तो आप कैश फ्लो जो प्रैक्टिस करते हो वैसे प्रैक्टिस भी हो जाएगा। कंपनी का याहू फाइनेंस वगैरह पे जाओ, नेट इनकम निकल जाएगा, इंटरेस्ट एक्सपेंस निकल जाएगा, डेप्रिसिएशन बैलेंस शीट से निकल जाएगा, निकल के 2-3 साल का आप हिस्टोरिकल निकाल लो, ग्रो कर लो कोई भी एक रेट से, कोई भी एक रेट से ग्रो कर लो,
आई डोंट वांट कि आपको ट्रू एकदम पूरा प्रॉपर वैल्यूएशन है, बट एक आइडिया आपको लग जाएगा। कंपनी का एफसीएफएफ निकालो। आप पता कैसे करोगे कि कंपनी का ओवरऑल वो कितना होगा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। लोन का इंटरेस्ट बैलेंस शीट में दिया रहेगा, नोट्स टू अकाउंट्स में, करेक्ट। इक्विटी का आप कोई भी रेट पकड़ लो, 12 टका 15 टका, जो भी आपको पकड़ना पकड़ लो। रेशियो कैसे निकालोगे, आपको पता है डेट टू इक्विटी कैसे निकालना पड़ता है। निकाल के वेटेड एवरेज, आप तो क्या मिल गया, डब्ल्यूसीसी मिल गया, आपको फ्री कैश फ्लो टू फर्म भी मिल गया। ग्रोथ रेट मैं आपको बोला कोई भी एज्यूम कर दो, आप सिंपली बोल दो कंपनी इंडिया जिससे ग्रो करेगी उससे ग्रो करेगी, मान लो 6% से ग्रो करेगी, तो 6% से ग्रो कर लो, हो गया। वैसे आपको फ्री कैश फ्लो टू फर्म मिल गया। सेम थिंग आप इक्विटी से भी कर सकते हो, इक्विटी से करके देखो। सेम थिंग आप गॉर्डन मॉडल भी निकाल सकते हो, रिटेंशन रेशियो आप निकाल ही सकते हो। डिविडेंड अगर दिया है कंपनी तो डिविडेंड दिया है तो उससे निकाल सकते हो। कंपनी अभी दो के लिए कर सकते हो, एक हो गया हाई ग्रोथ कंपनी जैसे जोमेटो वोमेटो, जो कंपनीज हो गई। एक कंपनी जो गई जो डिविडेंड देती है, जैसे एचयूएल हो गया, आरबीएनएल हो गया, ये सब कंपनी जो डिविडेंड देती, पीएसयू कोई कंपनी होता है। अब आप डिफरेंस निकाल के समझो कि why we use cash flow based model, why we use earning based model, and why we use dividend based model। ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस, क्यों क्यों ये अलग अलग मॉडल्स है, क्यों सिंपली एक मेथड नहीं है। हम लोग क्यों गॉर्डन यूज करते, क्यों डिविडेंड नहीं यूज करते, ये आप जब वैल्यूएशन करोगे तब आपको समझ में आ जाएगा लॉजिक क्या है। फिर मेरे को बताओ, फिर आई विल एक्सप्लेन यू। देखो, आप लोग 1000 बच्चे में से अगर एक बच्चा भी कर लोगे ना, मेरा क्लास, आई एम हैप्पी, मेरा निकल गया, मेरा जो मूल मतलब है, मैं जो समझाना चाहता हूँ वो हो गया। कंसेप्ट यही है, इसके ऊपर कुछ नहीं है। अभी मैं आपको सम, अगर आप बोलोगे सर आपने फ्री कैश फ्लो टू फर्म जो है ना, आपने फॉर्मूला से नहीं समझाया, बाबू मैं आपको कंसेप्ट समझा दिया। सम जब हम लोग करेंगे क्लास में, हम लोग कर लेंगे प्रैक्टिस, समझ आए। अभी डिस्काउंटेड मैंने कोई एजम्पशन से ले लिया, वो बोलोगे सर ऐसे एडॉक कैसे लो, ऑब्वियसली एडॉक नहीं लेंगे। सम में क्वेश्चन में आपको बताया जाएगा, क्वेश्चन विल टेल यू ईच एंड एवरीथिंग, आपको कुछ अपने दिमाग नहीं लगाना, आपको अजम्पशन कुछ नहीं लेना कि आई एम अज्यूमिंग दिस दिस दिस, ऐसा कुछ नहीं करना। दैट इज फॉर प्रैक्टिकल लाइफ। No assumptions are required for exam paper. Every questions, everything will be given. Just you need to calculate it and write the answer. Simple. करेक्ट, समझ आया। तो इतना था हम लोग का वैल्यूएशन ऑफ इक्विटी। अब हमारा बच क्या गया है, हम लोग का, अगर हम लोग एकदम स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर पे आए, क्या करना था हम लोग को बच क्या गया है, आते हैं। इक्विटी का वैल्यूएशन हम लोग ने कर लिया है, ठीक है। प्रेफरेंस का और बॉन्ड्स का बच्चा है, ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी वैल्यूड बच्चा है, पॉइंट्स टू कीप इन माइंड बिफोर एनी वैल्यूएशन। अभी जो बिफोर एनी वैल्यूएशन मैं बोला, वही जो अजम्पशंस का बात हो रहा था, हाउ विल टेक द अजम्पशंस, वो हम लोग ने हर चीज पे डिस्कस कर लिया। ये बहुत थियोरेटिकल टॉपिक है, ये मैं नहीं बताऊंगा अभी आपको, ठीक है। ये 10-15 मिनट का मैं आपको वॉइस रिकॉर्डिंग दे दूंगा, कि समझा दूंगा कि कैसे क्या करना है। बचा इक्विटी का सम्स और प्रेफरेंस का बॉन्ड्स और ईएस का। सो आई एम थिंकिंग एक क्लास में वी विल अंडरस्टैंड दी सम्स, ठीक है। सम्स प्रैक्टिस कर लेंगे एक क्लास पे, और बॉन्ड्स का तो आपको करवा दूंगा, और प्रेफरेंस का कुछ नहीं है, वो नेक्स्ट क्लास पे कर सकते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दे। टिल देन एंजॉय करें और क्यूरियस रहे, बिकॉज क्यूरियसिटी विल हेल्प यू डिस्कवर योर इंटरेस्ट एंड ग्रो इन लाइफ।